चलो मग घरी गेलास नाहीस का? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा टाइप अपन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 14 ना. बाकी अब सारे डिफिकल्ट टाइप्स खत्म. अब बस टाइप नंबर 14 एंड टाइप नंबर 15 बहुत आसान है. ठीक है, और इस पे क्वेश्चन गारंटी से आता है. क्वार्टाइल डेविएशन थ्योरी तो भी आएगा, और छोटा वन मतलब छोटा छोटे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो भी आ जाएगा. इसके पहले वाला टाइप जो था ना वो सबसे डिफिकल्ट था, बट उस पे आते भी नहीं क्वेश्चन. हाँ, मतलब इस चैप्टर पे नॉर्मल पे ही ज्यादातर थ्योरेटिकल आते हैं. ठीक है. हाँ. ओके, सो एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स सिमेट्रिक. बताया था मैंने सिमेट्रिक पहले क्लास में बताया था मैंने, है ना. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है. ओके, स्क्रीन आली नहीं? थोड़ी मोटी ने प्लग लूज है काही बोलतो. ओके चलो. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ कैसे होता है? सिमेट्रिक होता है ना. सिमेट्रिक मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन उसको. और किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? रे x is equal to mu, z is equal to 0. इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है. अबाउट मतलब किसके आजू बाजू में, ऐसा. तो यस, सिंस दिस इज सिमेट्रिक कर्व. सिमेट्रिक 3 टाइप के कर्व होता है अगर तुमको याद होगा. पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड एंड सिमेट्रिक. पॉइसन क्या होता है? बाइनोमियल क्या होता है? कुछ याद नहीं. थ्योरी. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है, सिमेट्रिक होता है. बाइनोमियल कैसे होता है? तीनों. एंड पॉइसन जो होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है. पीपी याद रखो ना यार, पॉइसन पॉजिटिव है ना. और ये क्या होता है? सिमेट्रिक होता है. ओके, तो ये सिंस दिस इज सिमेट्रिक, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन. और ये जो पॉइंट है ना, ये मीन वाला पॉइंट होता है. x इज इक्वल टू म्यू. x इज इक्वल टू म्यू इज नथिंग बट मीन ना. म्यू इज मीन. सो मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन. तो हमेशा याद रखो, जो मीन का वैल्यू होगा वही मोड होगा, वही मीडियन होगा. और मीन का वैल्यू कैसे मिलता है हमें? fx is equal to what is that? 1 upon ये फॉर्मूला से निकालते ना अपन, हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर. तो ये जो म्यू होता है दैट इज मीन, दैट इज ओनली मीडियन, दैट इज ओनली मोड. ठीक है, तो ये थ्योरी पार्ट है. थोड़ा सा एनालाइज करो. फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला Q1 म्यू माइनस 0.675 सिग्मा. Q1 Q2 याद है ना. Q1 Q2 Q3 कैसे होता है? क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3. डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो, है ना. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट? क्वार्टाइल्स. सो दिस इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा. दिस इज म्यू. Q2 का तुम लोगों को अगर चीज याद होगा तो Q2 इज नथिंग बट मीडियन. मैंने बताया था Q2 इज नथिंग बट मीडियन. व्हाई? मीडियन क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स करता है. और Q2 क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स ही कर रहा है ना. तो दिस Q2 इज सिमिलर टू व्हाट? योर मीडियन. एंड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन, मोड, मीन सब सेम ही होते हैं. तो इसलिए हम Q2 को क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं. फिर से एक बार बता रहे, देखो Q2 जो है डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि मीडियन का काम है. मीडियन भी डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना. तो Q2 जो है दैट इज मीडियन. सो एंड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन, मोड एंड मीन तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो इस वजह से Q2 इज नथिंग बट व्हाट? योर मीन ऑल्सो. मीडियन तो है ही बट मीन भी हो गया वो. क्यों? क्योंकि मीन एंड मीडियन दोनों क्या हो गए? यहाँ पे सेम हो गए. समझ में आई बात? ओके, सो Q2 इज नथिंग बट म्यू and Q3 is nothing but mu plus 0.675 sigma. ये mu है ना,
this is mu minus 0.675 sigma and this is mu plus 0.675 sigma, ऐसे, ठीक है? ये mu है, इसके पीछे 0.675, आगे 0.675, ओके, दिया हुआ नोट्स में। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन सबको पता है, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? Q3 minus Q1 upon 2. Quartile deviation is Q3 minus Q1 upon 2. Q3 is what? This. Mu plus 0.675 sigma minus Q1 is what? Mu minus 0.675 sigma upon 2. Proof करके देखो. This and this will go. Okay? Then I am having minus here ना, तो minus minus becomes plus. So 2 into 0.675 sigma upon 2. तो 2 कट हो गया. तो क्या है फिर क्वार्टाइल डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन is 0.675 sigma. Alright? ये फॉर्मूला बना के दिया है उन्होंने. फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है. We can just prove it. ठीक है? Alright. Now लिखना है, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट्स में तो है वैसे भी, बट अगर प्रूफ लिखना है तो लिख सकते हो। यस, अब क्या बोला उन्होंने? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मोड एंड मीडियन इज व्हाट? 0.8 sigma. Okay, 0.8 sigma. Points of inflection. Inflection मतलब पता है ना सबको? Inflection क्या होता है? क्या होता है? इको में है ना ये? इको में है ना ये कॉन्सेप्ट? Inflection. अभी तक नहीं हुआ. इन्फ्लेशन नहीं बोल रही मैं. इन्फ्लेक्शन का भी कुछ तो है शायद. फॉर्मूला मत बता मुझे, इन्फ्लेक्शन का मीनिंग बता. चेंज हो जाता है वो एट सर्टेन पॉइंट. ओके, मतलब जैसे कि मान के चलो नॉर्मल कर्व है अभी अपना, ठीक है? तो ये नॉर्मल कर्व कैसा है? पहले तो ऐसे हो जाता है एंड फिर इट टर्न्स, है ना? इट टर्न्स. तो ये जो टर्निंग जिस पॉइंट पे होता है ना, उसको अपन बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. ओके, जो जिस जगह पे ये चेंज हो जाता है ना, जैसे पहले डाउनवर्ड बिहेवियर था, थोड़ा सा स्टेडी हो गया बाद में, है ना? पहले से डाउनवर्ड बिहेवियर था, फिर थोड़ा स्टेडी हो गया. तो ये जो चेंज है ना, उसका नेचर का जो चेंज है, ग्राफ के नेचर का जो चेंज है, उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लेक्शन. ओके, so at what point the nature of graph changes? So there are 2 points. First is mu minus sigma and second is mu plus sigma. ये 2 points. Okay, so कौन से points of inflection? Mu minus sigma or mu plus sigma. Any doubt? समझ में आया? Next, अभी सारे के सारे ऊपर के फॉर्मूला उन्होंने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किए. कैसे करेंगे कन्वर्ट? बुलेट पाना. नोट कैसे करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल में? संतोष, इसलिए बोल रही है ऑफलाइन आया कर, सब याद रहता फिर तुझे. हाँ, कैसे? कौन सा फॉर्मूला बोलो? विच फॉर्मूला? कब कन्वर्ट होता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? म्यू इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू 1. Whenever we substitute mu is equal to 0 and sigma is equal to 1, the equation gets converted into what? Standard normal distribution, है ना? So अब standard normal distribution में अगर मुझे convert करना है equation को, तो क्या करेंगे अपन? mu is equal to 0, sigma is equal to 1 substitute करेंगे. ठीक है, तो mu is equal to 0 रख दो फिर यहाँ पे. तो Q1 क्या हो जाएगा फिर? mu को 0 किया, सिग्मा को 1 किया. Q1 is what? minus 0.675. अब Q2 में म्यू को 0 किया, Q2 क्या हो जाएगा? 0. Q3 में म्यू को 0 किया, सिग्मा को 1 किया, क्या आया? 0.675. ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन में सिग्मा को 1 किया,
क्या आया 0.675। तो ये सारे फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, है ना। तो क्या क्या हो गया फिर फॉर्मूला अपने, Q1 का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा होता है ना, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.675 इंटू 1, व्हाट डज दैट मीन, माइनस 0.675। चलो, तो सिग्मा इज व्हाट 1, म्यू इज व्हाट 0। अब Q2 इज व्हाट म्यू ना, एक्चुअल में Q2 म्यू होता है, अब अपन ने उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया, तो क्या हो जाएगा फिर Q2 0। ओके, नेक्स्ट Q3 क्या होता है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। अब म्यू को क्या रखेंगे 0, 0.675 सिग्मा, सिग्मा को क्या रखेंगे 1, क्या आया Q3 0.675। दिस इज व्हाट Q2 Q3 एंड Q2, सॉरी ये Q1 था ना। ओके, अब बताओ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होंगे, बोलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए -1 एंड +1। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते क्या है, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। क्या हो रहा है आज, गलती से आया। So mu is what 0, sigma is what 1, mu is what 0, sigma is what 1, है ना। तो क्या हो जाएंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन -1 +1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ सिग्मा इक्वल टू 1 मत रखो, म्यू इज इक्वल टू 0 भी रखो। ओके, और एक चीज बाकी है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या था ऊपर, अब क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0.675, दैट्स इट। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। आगे अब टाइप 14 बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। क्या हुआ दोष, हाँ किसका, क्या है तुम्हारा, अरे हाँ आंसर क्या है, वही तो मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, क्या है आंसर 5.95 आंसर आ रहा है, क्या बात है, मेरे पास नहीं आ रहा आंसर, आज मैं नोटबुक भूल गई मेरी, उसमें सारे आंसर रहते हैं। 72 पाई e raised to minus x minus 10 square upon 72। क्या करते हैं अपन इस केस में, सी Q1 मुझे फाइंड आउट करना है, Q1 का फॉर्मूला क्या है अपना, व्हाट इज Q1 का फॉर्मूला, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, म्यू एंड सिग्मा फाइंड करने की जरूरत है ना। तो म्यू एंड सिग्मा मुझे कहां से मिल सकता है, करेक्ट, कंपेयर करेंगे ना अपन, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई e raised to minus x minus mu upon sigma whole square, एंड यहाँ पे हाफ रहता है। ठीक है, तो अगर कंपेयर किया तो म्यू कितना मिल रहा है हमें, 10 मिल रहा है ना, म्यू इज 10। और सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 72, ऐसा भी ले सकते हो या फिर इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, कुछ भी करो, ये ज्यादा सिंपल है ना। 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 72, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सिग्मा इज इक्वल टू 6 एंड सिग्मा में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करो, सेम ही दिखता हो। ठीक है, so mu is equal to 10 and sigma is equal to 6। अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, Q1 is equal to 10 minus 0.675 into 6, कितना आता बोलो, सिग्मा नहीं ना 6,
तू काय सांगितलं होतं आन्सर? इक्वल टू 10 माइनस हाँ 4.05. अच्छा ओके ऐसा, हाँ मुझे लगा फाइनल आंसर ले लेगा दे दो ऑलरेडी आंसर डन ओके सो समझ में आया ना पक्का? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, लिख लो। क्वेश्चन 2 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो फास्ट। चलो फटाफट। फॉर्मूला डायरेक्ट है, क्यों Q1 Q2 चाहिए ना हमें, आई मीन सॉरी Q1 Q2 दिए हुए हैं। Q1 is what? Mu minus 0.675 sigma. Q2 is what? Mu plus 0.675 sigma. Q1 कितना है? 14.6। दो इक्वेशंस मिलेंगे हमें सॉल्व करने के लिए, है ना? Q2 is how much? 25.4 mu plus 0.675 sigma. क्या करोगे अब? क्या पूछा उन्होंने? स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है। दो इक्वेशंस को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट। सिंस स्टैंडर्ड डिविएशन इज आस्क्ड, यू कैन ऐड, sorry, subtract, so that you will directly get the standard deviation. म्यू का वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने में इतना टाइम लगता है? हाँ टू माइनस वन। Second is what? Mu plus 0.675 sigma is equal to 25.4 minus mu minus 0.675 sigma is equal to 14.6. Subtraction करनी है हमें। Subtraction कितना है फिर ये? 2 into 0.675 sigma. Twice हो जाएगा ना, ऐड कर रहे हैं ना अपन, twice हो जाएगा। ये कितना आ रहा है बताओ? 8 10.8
तो बताओ फिर इसका आंसर। 2 5 are 10, 2 7 are 14 and 1 15, 2 6 are 12 and 1 13, 1 point। कितना है फिर सिग्मा? टाइम नहीं लगना चाहिए इतना, तो जल्दी। मैच नहीं कर रहा क्या आंसर? क्यों, क्या किया तुमने? टेन आया है। म्यूटेन आया। सही है ना? कितना 6 and 4 10 हो जाता है। फिर ये म्यूटेन किस है? 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, है ना? फिर आएगा, देख सही कितना आया सिग्मा का आंसर फिर? डिवाइड करके कितना है? 8। परफेक्ट नंबर आ रहा है, ठीक है ना? कितना इजी है, कुछ भी नहीं था इसमें। पहले म्यू फाइंड आउट करके फिर सिग्मा फाइंड आउट करोगे, थोड़े स्टेप्स बढ़ेंगे। इससे अच्छा डायरेक्टली दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The mean deviation of normal variable is 16. What is quartile deviation? Mean deviation is given to you and we need to find out the quartile deviation. Mean deviation कितना दिया हुआ है? 16 and quartile deviation find करना है, बहुत आसान है। चलो फॉर्मूला लगाओ मीन डेविएशन का, फॉर्मूला लगाओ क्वार्टाइल डेविएशन का, ऊपर सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अभी तक के लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे तो भी ये लेक्चर समझ में आ जाएगा, ऐसा है, सारे फॉर्मूला बेस्ड है। थर्टीन 13.5 आ रहा है, आयुषा का भी वही आया आंसर। बाकी लोग, मीन डेविएशन इज हाउ मच? 0.8 सिग्मा इक्वल टू 16। तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? 16 अपॉन 0.8, है ना? तो कितना हो गया फिर ये? देखो जरा कितना आता है, 20 आ रही है ना? सिग्मा इज व्हाट? 20। और क्वार्टर डेविएशन क्या होता है? व्हाट इज क्वार्टर डेविएशन? 0.675 सिग्मा, है ना? So 0.675 into sigma. Sigma is how much? 20. तो बताओ कितना था फिर? कितना आया? 13.5. All right. Okay. Next. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। Try out next question. फटाफट। एट 8 आ रहा है। ओके, मीन डेविएशन देख ले एक बार, गड़बड़ तो नहीं है? पक्का?
yes, points of inflection mu minus sigma and mu plus sigma. तो म्यू माइनस सिग्मा 40 होगा या म्यू प्लस सिग्मा 40 होगा? दो दिए ना उन्होंने, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60. करेक्ट, जो छोटा है वो 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60. और उन्होंने पूछा है देन इट्स मीन डेविएशन इज, मतलब हमें क्या पूछा है? मीन डेविएशन. व्हाट इज मीन डेविएशन? 0.8 सिग्मा, है ना? तो मुझे सिग्मा फाइंड आउट करना है फिर. ओके, तो सिग्मा कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते दो इक्वेशंस को. सो म्यू प्लस सिग्मा इक्वल टू 60 माइनस म्यू माइनस सिग्मा इक्वल टू 40. सब्ट्रैक्शन करना है, दिस एंड दिस विल गो. सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा. एंड 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 20. सिग्मा कितना आया? 10. तो मीन डेविएशन इज 8. करेक्ट. ऑप्शंस आर रॉन्ग देन. Options are wrong. Mean deviation is what? 0.8 into 10, which is 8. Okay? ठीक है, चलो. All right. कुछ प्रॉब्लम है? अगला बताओ फिर मुझे आंसर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5. मीन डेविएशन ही पूछा है. यस. तो 4.8. 4.8 आ रहा है. ओके. इजी क्वेश्चन सर आते भी है ये क्वेश्चन एग्जाम में. एक आध क्वेश्चन रहेगा. संतोष बोलेगा इस बात पे तो भरोसा ही नहीं है. इजी कुछ आएगा, है ना? डिफिकल्टी आता है हमेशा. पूरी वीक पढ़ाई की क्या तूने? 2 वीक रूम पे. पढ़ाई किया है किसका? अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगा फॉर्मूला देख रहे तू. Okay, quartile deviation of normal curve is how much? 4.05. उसके बाद मीन डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे भी देखा था अपन ने. 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 4.05. तो सिग्मा कितना है देखो? 4.05 अपॉन 0.675. चलो बताओ कितना आता है? सिग्मा कितना आता है? सिग्मा कितना आता है? 6 आता है. और मीन डेविएशन इज हाउ मच? 0.8 sigma. So 0.8 into 6, which is what? 4.8. Perfect. आगे. क्लास में आंसर देने पड़ेंगे, इस वजह से पढ़ेगी क्या तो पहले से? उसको पता था मैम बोलेगी, संतोष ही बोलेगी संतोष आंसर दे. बेचारा पहले से प्रिपेयर हो गया आया. एमपीएससी वालों ने पढ़ने दिया क्या तुझे? तूने उनको पढ़ने नहीं दिया होगा. गुड गुड गुड. वो लोग जनरली लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं ना. पर
लेक्चर ही सुबह से शाम तक होता ऑनलाइन रहता है उनका भी। है ऑफलाइन। हाँ क्या, उनका भी शुरू हो गया मतलब ऑफलाइन। नहीं आ रहा है। First quartile and mean deviation about median are 13.25 and 8 respectively. Find out mode. First quartile is what? Q1. And Q1 क्या होता है? Mu minus 0.675 sigma. कितना है वो first quartile? 13.25. Mean deviation about median. फर्क नहीं पड़ता, मीन डिविजन अबाउट मीडियन है, मीन डिविजन अबाउट मोड है, मीन डिविजन अबाउट मीन है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तीनों सेम होते हैं। ओके, कितना है फिर वो? 8। और ये क्या होता है? 0.8 सिग्मा, ये 8 दिया हुआ है। फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम मीन फाइंड आउट कर पाए तो मोड भी तो आ गया ना फिर, क्योंकि मीन मोड मीडियन आर सेम। चलो बताओ फिर। ट्वेंटी 20 आ रहा है। ओके, तो सिग्मा कितना आया फिर? 8/0.8 विच इज 10। ओके, सिग्मा इज 10। अब Q1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं सिग्मा का वैल्यू, मुझे मिल जाएगा म्यू। Q1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी हाँ यस, Q1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं सिग्मा का वैल्यू, आई विल गेट व्हाट? म्यू। सो Q1 इज व्हाट? 13.25 and mu is what? Mu minus 0.675 into sigma equal to 13.25। ठीक है, तो कितना हो गया फिर ये mu minus 6.75 equal to 13.25। तो सिग्मा कितना आया फिर? 13.25 प्लस 6.75। बताओ यार जरा कितना? 20। तो मीन अगर 20 है तो हमें पता है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट वी कैन से, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, सब एक जैसे होता है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, एनी डाउट? आगे चलो बताओ आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर। फास्ट। अकाउंट्स कितने बजे तुम्हारा? एक। उसके पहले आधा घंटा क्या लंच के लिए? मुझे लगा एक्सटेंड कर दूं। अच्छा, अकाउंट्स कैंसिल करना है फिर। तेरे दोस्त को पढ़ाई करने को बोल, शादी अटेंड करते घूम रहा है। हाँ ना, ये टाइम है कि शादी अटेंड करने का?
उसी में ढूंढ रहा होगा वो, शादी इसलिए जा रहा है वो, उधर ही कहीं तो ढूंढ रहा होगा फिर। पैरामीटर्स दिए हुए हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं उसके? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? X follows normal distribution with parameters mu and sigma square, है ना? इसके पैरामीटर्स क्या होता है? मीन एंड वेरिएंस। ये बायपैरामेट्रिक है ना, बताया था मैंने। बायपैरामेट्रिक क्यों है ये? बिकॉज यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, है ना? तो ये म्यू क्या है? मीन। और ये क्या है? वेरिएंस, है ना? सो मीन एंड वेरिएंस, यहाँ पे दो पैरामीटर्स है। ट्राई टू सॉल्व इट। 2.025. 2.025, ओके, 2.4. यहाँ पे भी आया है, 2.4 भी आया है। एकदम प्रिपेयर करके आया है, एकदम फॉर्म में। म्यू इज व्हाट? 10, सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट? 9, है ना? इफ यू कंपेयर, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यूडी एंड एमडी। क्यूडी इज व्हाट? म्यू, सॉरी, 0.675 sigma. MD is what? 0.8 sigma. तो QD कितना हो जाएगा फिर? 0.675. Sigma is what? 3. तो कितना आता फिर ये? 2.025, है ना? और MD 0.8 into sigma, which is 2.4. ठीक है? तो ये चीज दिमाग में रखो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? Biparametric. Why is it biparametric? Because it is having two parameters, which is mu and sigma square, which is mean and variance. कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? सिर्फ फॉर्मूला 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 है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? आगे नेक्स्ट, QD of normal distribution is 5. What is MD? Something. Okay. Easy है ना? टाइम पास है काय? चिल्लर क्वेश्चन है कि नहीं संतोष? असं सॉल्व करेल असं. आधीच येते का? आधीच हा चॅप्टर आहे तसंच आहे थोडासा. हा चॅप्टर कठीणच आहे, पण काही म्हणजे चॅप्टर मध्ये पण थिअरी पण येतात जास्त क्वेश्चन. पॉइजन भी इजी है वैसे. हाँ, भगवान भरोसे नहीं ना, भगवान भरोसे नहीं ना, हो जाएगा ना. अरे म्हणजे भगवान भरोसेच झालं. हाँ हाँ का? ओके, मला पण बघायला लागेल पुढच्या वर्षी. वो वहां पे मिलेगा कुछ ना कुछ, वहां पे रहेगा ट्रिक. क्वार्टाइल डेविएशन इज 5. हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 5. तो सिग्मा कितना आया? 5/0.675. चलो बताओ. 7.4. और मीन डेविएशन क्या होता है? 0.8 सिग्मा. तो 0.8 इंटू 7.4 कितना आया? 5 पॉइंट कितना आता है? 9. ठीक है, नेक्स्ट. अभी मतलब 0 to 5 में डेसिमल में आता है तो
उसको कम कर सकते हैं और 5 के ऊपर आते तो अप्रोक्सीमेट दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कम कर सकते हैं, मतलब उतना ही रख सकते हैं। और ये जैसे 9 है तो अपन उसको 6 कर सकते हैं, ऐसा। 5 या फिर 5 से ज्यादा, 5 भी इंक्लूडेड है इसमें। वैसे जनरली टाइम नहीं आता ये सब करने का, मतलब जनरली वो ऐसे प्रॉपर वैल्यू भी दे देते हैं, इतनी नौबत नहीं आती। चलो क्वेश्चन नंबर 9। First and third quartiles are 20 and 60 respectively. First and third quartiles are 20 and 60 respectively. Can mean be 0 for normal distribution? That is standard distribution ना, that is standard normal distribution. जब mean 0 होगा तब वो standard normal distribution में convert हो जाएगा, mean 0 and sigma 1. हाँ, कितना आ रहा है? 25. Okay. तो सिग्मा स्क्वायर 60 आया ये। अब क्या करना पड़ेगा हमें? वैसे मीन भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है, तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये और ये गया, सो 2 म्यू इज इक्वल टू 80, सो म्यू इज इक्वल टू 40। पहला पैरामीटर तो मिल गया, दूसरा पैरामीटर फाइंड आउट करना है। दूसरा पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे? सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्स्ट सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, तो मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। म्यू प्लस 0.675 सिग्मा is equal to 60. Mu is what? 40 plus 0.675 sigma is equal to 60. 0.675 sigma is equal to 60 minus 40, 20. तो सिग्मा कितना है बताओ? बोलो बोलो, बड़ा आएगा क्या वैल्यू थोड़ा सा? 29 और हमें पैरामीटर पूछा है ना, पैरामीटर इज वेरिएंस नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्क्वायर कितना आता है बोलो? एट 7.34। ठीक है, प्रॉब्लम है यहां तक? बोलो। क्वार्टर डिवीजन पूछा है क्या उन्होंने? काय केलंस तू? ओके, हाँ, यस 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 यस, हाँ, बट सिग्मा आहे ना, तो म्यू लगेगा ना तर. म्यू म्यू कसा काढला? क्वार्टर डेविएशनच्या फॉर्म्युला मध्ये काय आहे? 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 40, असं 40/2 असं केलं असेल ना, दोघांचा डिफरेंस, तो यहाँ से सिग्मा आएगा, म्यू लगेगा ना फिर अभी, है ना, तो लगाना तो पड़ेगा हमें फॉर्मूला, ठीक है ना।
डन। चले फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। विथ मीन इज 20 या 30 एंड Q1 इज 20। हाईएस्ट क्वार्टाइल मतलब Q3। ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आया आंसर Q3 का। फास्ट। नहीं आ रहा आंसर। 40 है 40। करेक्ट। शशांक का बहुत दिन बाद आंसर आया। संतोष तू आता है तो शशांक आंसर करता है, शशांक आंसर नहीं करता। Done? Q1 is what? 20 and it is mu minus 0.675 sigma is equal to 20. Mu is how much? 30 minus 0.675 sigma is equal to 20. तो कितना है फिर ये 10 इक्वल टू 0.675 सिग्मा। सिग्मा कितना आया फिर 10 डिवाइडेड बाय 0.675 कितना आता है फिर वो 14.814। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे? Q3 के वैल्यू में, है ना। Q3 is what? Mu plus 0.675 sigma is equal to mu is what? 30 plus 0.675 sigma is how much? 14.81। बताओ 39 point। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो फास्ट। हाईएस्ट क्वार्टाइल मतलब Q3 रिमेंबर। हाँ, लोअर क्वार्टाइल इज Q1 एंड मिडिल वन इज Q2 दैट इज मीडियन। चलो आगे बताओ। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 16 and 48। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा आर व्हाट 16 and 48। क्या पूछा उन्होंने? Q1 and MD। चलो ट्राई टू सॉल्व इट।
है Q1? 11. चलो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन से अपने पास? म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा वो दिया हुआ है। म्यू माइनस सिग्मा इज 16, म्यू प्लस सिग्मा इज 48। Q1 फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? Q1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा एंड मीन डेविएशन 0.8 इंटू सिग्मा। तो उसके लिए म्यू एंड सिग्मा दोनों आना जरूरी है अपने पास। आया? किसका वैल्यू आया? ओके, सो म्यू माइनस सिग्मा इक्वल टू 16 एंड म्यू प्लस सिग्मा इक्वल टू 48। दोनों को ऐड किया, ये दोनों निकल गए। 2 म्यू इज इक्वल टू 64। तो म्यू कितना आया फिर? 32। ठीक है, 32 आया। अब इस 32 को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, है ना। सो म्यू माइनस सिग्मा इक्वल टू 16, सो 32 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 16, सो 16 इज इक्वल टू सिग्मा। डन। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो। म्यू इज व्हाट? 32 प्लस 0.675 इंटू सिग्मा इज व्हाट? 16। कितना आया फिर? 32 प्लस 16 5 जा 80, 16 7 जा कितना आता है? डायरेक्ट बताओ। 8 पॉइंट। Q1 कितना है? ओके, ये कितना आया? 28 होता है ना। ठीक है, एनी डाउट? अब समझ में आया? चलो अब टाइप 15। टाइप 15 में क्या है ना, क्या हुआ? अच्छा चल रहा है, सॉल्व कर रहा है क्या? अरे रोहन तू बोला कर, संतोष तो हमेशा बोलता रहता। कर कर सॉल्व कर, कोई घाई नहीं है ना। अच्छा असं करते का तो? असं नको करू। अरे मत कर ऐसा। ट्राई तो कर, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। वो नंतर नंतर ते होत नाही नंतर मध्ये कधी. हा कसं आधीच करून बसतो, आदल्या दिवशी सगळं करून हा चला बरं झालं, त्या निमित्ताने झालं तरी तुझं सॉल्व. स्कॅनर बरोबर. हा बरं झालं पण ते. चलो टाइप 12 सॉरी टाइप 15। तो क्या है टाइप 15 में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल। पॉइसन और बाइनोमियल क्या था? बाय मॉडल था। बाइनोमियल में मोड कैसे फाइंड आउट करते थे अपन? बाइनोमियल में मोड कैसे फाइंड आउट करते थे अपन? कुछ तो याद होगा। n इंटू पी नहीं, k इज इक्वल टू कुछ तो लेते थे अपन। k इज इक्वल टू क्या लेते थे अपन? दोघे एकमेकीकडे बघायला लागले. यस, अरे बाइनोमियल में
yes, binomial में we were taking k is equal to n plus 1 into p, है ना. अगर ये फ्रैक्शन आया तो इट इज यूनिमोडल, अगर वो इंटीजर आया तो इट इज बाइमोडल. याद आ रहा है ना. फिर बाइमोडल है तो मोड कौन से थे, k एंड k-1 थे. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या था, पॉइसन के केस में कोई कैलकुलेट नहीं करते थे अपन, वी वर जस्ट जजिंग दी मोड्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ m, है ना. m अगर फ्रैक्शन आता है तो इट इज यूनिमोडल, m अगर इंटीजर आता है तो इट इज बाइमोडल. तो m एंड m-1 वर दी मोड्स, है ना. तो यहाँ पे बाइमोडल भी हो सकता है, यूनिमोडल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरीली क्या है वो यूनिमोडल. ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल. तो यूनिमोडल मतलब उसके पास मोड कितने हैं, एक ही मोड है, और वो मोड का वैल्यू क्या होगा, मीन जितना. क्यों, क्योंकि हमने देखा है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक ही मोड है which is mu, and that mode is nothing but your mean, because in normal distribution mean is equal to mode is equal to median. Understood? Okay, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, x follows normal distribution with parameters 10,9. तो इसका मोड क्या होगा मोड इज नथिंग बट म्यू. तो दिस इज म्यू. एनी डाउट? Okay, mode is nothing but mu. Next, note 2. In case of normal distribution, distribution is what? Symmetric, है ना? Is it positively skewed? No. Is it negatively skewed? No. It is what? Symmetric. And since it is symmetric, उसका skewness क्या होगा? Zero होगा. Skewness zero क्यों है? Because वो symmetric है. Skewness क्या measure करता है? उसका asymmetricity measure करता है. ओके, जैसे कि पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब उसका स्क्यूनेस जीरो नहीं होगा, उसका कुछ तो वैल्यू आएगा क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं है. कितना असिमेट्रिक है ग्राफ, ये कौन मेजर करता है? स्क्यूनेस मेजर करता है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल भी असिमेट्रिक नहीं है, तो स्क्यूनेस तो है ही नहीं उसमें. तो स्क्यूनेस क्या है उसका? जीरो. ठीक है, तो नोट 2 इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, नोट 3. When n is very large, p is also very large, then binomial distribution tends to normal distribution with parameters mu is equal to np and sigma square is equal to npq. मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पॉइसन में कन्वर्ट किया था पिछले क्लास में, पिछले मतलब पिछले टॉपिक में. और इस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. कैसे? तो फर्स्ट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, when n is very large, p is very small. In this case, binomial distribution gets converted into Poisson distribution. But binomial distribution gets converted into normal distribution. When is this so? When n is very large and p is also very large. p is also very large. When n is very large and p is very large, दोनों बड़े बड़े हैं. So in this case, binomial distribution gets converted into normal distribution. And in this case, when n is very large, p is very small, binomial distribution gets converted into Poisson distribution. ठीक है, समझ में आई बात? तो दोनों चीजें याद रखो. तो बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल में भी हो सकता है, बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन पॉइसन में भी हो सकता है, दोनों में वो कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, सो यस. तो अगर ये नॉर्मल में कन्वर्ट होगा तो उसके कुछ तो पैरामीटर्स होंगे, बिकॉज नॉर्मल के तो पैरामीटर्स होते हैं. कौन से पैरामीटर्स होते हैं? म्यू, सिग्मा स्क्वायर, ये उसके पैरामीटर्स होते हैं. किसके? नॉर्मल के. तो अगर तुम्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो उसके पैरामीटर्स पिक्चर में लाने पड़ेंगे. तो म्यू कैसे आएगा? एनपी, बिकॉज इट इज मीन. It is mean for binomial also. It is mean for normal also. Okay. And sigma square is what? NPQ. Any doubt? Pakka? Okay. So binomial distribution can be converted into normal distribution with parameters mu and sigma square. Mu is what? NP. Sigma square is what? NPQ. ठीक है, पैरामीटर्स भी मिल गए
और कन्वर्जन भी पता चला। कब होता है कन्वर्जन? कब होता है कन्वर्जन? व्हेन n इज वेरी लार्ज एंड p इज वेरी लार्ज, दोनों लार्ज है। तो लिखना है तो लिखो शॉर्ट में, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है एक्चुअली, मैंने लिखा तो है क्वेश्चन लेकिन एक्चुअली उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें मतलब कट किया तो भी चलेगा वो क्वेश्चन नोट्स में से, मैं अभी डिलीट ही करने वाली वो क्वेश्चन एनीवेज, मत करो वो क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं, फालतू का बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, पूछते भी नहीं, यू कैन डिलीट दैट क्वेश्चन। 50 अनबायस्ड पॉइंट्स वाला, वहां पे क्या है देखो, बस इतना एनालाइज करो। एन जो है वो कितना है? 50, बिकॉज 50 अनबायस्ड पॉइंट्स आर टॉस्ड। पी कितना है? P is what? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में P is what? अरे P क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? What is P? Probability of success, correct, इसने आंसर दिया हाफ। Probability of success in single trial, सक्सेस क्या है हमारे लिए? हेड आना, हेड आना हमारे लिए सक्सेस है। So what is probability of getting head in single trial? हाफ। तो probability of success कितना हो गया यहाँ पे? हाफ। तो हमें n मिल गया 50, p मिल गया हाफ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होगा? 50 इंटू हाफ, सही बात है ना? देखो इसको बस इतना एनालाइज करो, 50 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब n कितना हो गया? 50। p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इन सिंगल ट्रायल, प्रोबेबिलिटी इन सिंगल ट्रायल, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सिंगल ट्रायल? हाफ। अब मुझे इसको, ये n भी बहुत बड़ा है और p भी बहुत बड़ा है, तो इस केस में अपन क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें लगाना है तो उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू कैसे मिलेगा हमें? एनपी, एनपी इज व्हाट? 50 into half, which is what? 25, और एनपीक्यू इज व्हाट? 50 into एनपी ना हाफ, क्यू इज आल्सो हाफ, तो 50/4 कितना हो जाता है? 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा 12.5, ओके 12.5 आया। सो वेरिएंस भी आ गया और मीन भी आ गया, पैरामीटर्स मुझे मिल गए, है ना? तो अभी इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं, उसको जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो नहीं करेंगे, मतलब जरूरत है नहीं, पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन, जनरल नहीं पूछते, ठीक है? बताओ क्या, मुझे ऐसे लग रहा है बताओ मैं जेड का कन्वर्जन तो बता देती हूँ मैं, ठीक है? तो बाद में फिर टेबल वेबल तो अपन को देखना पड़ेगा, वो मतलब वैल्यू दे देते हैं वो। एटलीस्ट 30 बोला है ना उन्होंने, मतलब ग्रेटर देन 30 होगा, ये हमें ढूंढना है। तो हम लोग हमेशा x को किस में कन्वर्ट करते हैं? z में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 30 minus mu is what? 25 upon sigma, which is 12.5, okay? तो ये कितना आएगा फिर? p z greater than 5 upon 12.5, तो ये टेबल वैल्यू जब हमारे पास होगा ना तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कितना आता है जरा बताओ बस? 0.4। अगर हमारे पास इसका टेबल वैल्यू है तो अपन इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? तो कैसे होगा ये? 0.4 मतलब यहाँ पे आ रहा है वो, है ना? तो ग्रेटर देन मतलब ये रीजन हो जाएगा। सो टोटल 0.5 में से ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है? तो मतलब टेक्निक तो समझ में आया तुम लोगों को, ओके? ऑल राइट, ठीक है संतोष, क्या हो गया? अरे अभी तुझे कंपनी देने के लिए वो मेरे भी नहीं है हंसने के लिए, नहीं हो बस। चलो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोगों ने पॉइसन में भी देखा था और बाइनोमियल में देखा था, मैं दोनों पे रिवाइज कराऊंगी, ठीक है? x follows binomial distribution with parameters n1 comma p, y follows binomial distribution with parameters n2 comma p, तो x plus y follows binomial distribution with parameters, याद है किसी को? पूछने नहीं चाहिए मैंने, याद है क्या? हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए दोनों की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिल्कुल ही याद नहीं है ना,
तुक्का भी नहीं मार सकता। n1 plus n2 ओए ओके कुछ भी n1 plus n2 कॉमा p, ये होता है तुम्हारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, x follows Poisson distribution with parameter m1, y follows Poisson distribution with parameter m2, then your x plus y follows Poisson distribution with parameters m1 plus, ऐसा है वो। थोड़ा देखो, रिकैप करो थोड़ा, जरूरत है। ये चैप्टर है मतलब क्रिटिकल, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऑप्शन नहीं ना, करना तो पड़ेगा। अब नॉर्मल का क्या है? x follows normal distribution with parameters mu1 comma sigma 1 square. Y follows normal distribution. Y follows normal distribution with parameters mu2 and sigma 2 square. Then in this case, x plus y follows normal distribution with parameters mu1 plus mu2 and sigma 1 square plus sigma 2 square. ठीक है, ओके, तो ये हो गया। फिर अब इसको अप्लाई करना है हमें, ठीक है। X and y are two independent normal variables with mean as 10 and 12. Okay, क्या है उसके means 10 and 12. Normal distribution, y also follows normal distribution. X का mean कितना है 10, y का mean कितना है 12, और इनके पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू यू 3 पहले का। तो अपना पैरामीटर क्या होता है? वेरिएंस होता है ना। उन्होंने क्या दिया हुआ है? सिग्मा 1 इज गिवन टू यू 3, सिग्मा 2 इज गिवन टू यू 4। तो अपना पैरामीटर सिग्मा नहीं होता, अपना पैरामीटर वेरिएंस होता है। तो सिग्मा 1 का स्क्वायर व्हिच इज 9, सिग्मा 2 का स्क्वायर 16, और हमें क्या ढूंढना है? x प्लस देन x plus y normally distributed with टेन प्लस 12 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। अब सिग्मा 1 स्क्वायर जो है दैट इज ऑलरेडी हियर 9, एंड सिग्मा 2 स्क्वायर जो है इट इज आल्सो देयर 16। तो क्या हो जाएगा फिर? x plus y follows normal distribution with parameters 22 and 25. Done? Okay. अब ये जो है fitting probability distribution is necessary to estimate the parameters of probability distribution. There are several methods, but the method of moments is convenient. अभी ये क्यों दिया है मैंने बीच में? क्योंकि ये method of moments है ना, उस पर क्वेश्चन कुछ है नहीं उसके बारे में। मोमेंट क्या होता है वो कुछ भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन मेथड ऑफ मोमेंट्स का नाम तुम्हें याद रखना है। ओके, थ्योरी के लिए जब अपन को फिटिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोगों ने देखा था, इफ यू रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, अपन उसमें से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, टाइप नंबर बताती हूँ मैं। देखो इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एंड नॉर्मल में देखो टाइप 8 उसमें फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। संतोष और फिटिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है देखो टाइप 4, टाइप 8 एंड टाइप 4। तो वैसे अगर मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करना है, फिटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं उसके। फिटिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? फिटिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स फाइंड आउट करो। फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स फाइंड आउट करो। तो वैसे ही फिटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे अपन। कहाँ से?
frequency distributions. That is called as fitting normal distribution. Okay, तो ये बात है. अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन सिखाने के बाद ही ले सकती. ठीक है, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में भी वैसे ही किया था पिछले बैच में. तो ये जो क्वेश्चंस है अपन इंटीग्रेशन के बाद लेंगे. नाही झालंय आपला अजून चॅप्टर संपला है बट टाइम भी बाकी है अभी अपने पास. तो अपन क्या करेंगे इतने शॉर्ट टाइम में, फर्स्ट लेसन जो है ना अपना स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, पूरा थ्योरी है वो करते हैं. रटना पड़ता है वो लेसन पूरा, बहुत बकवास है, बहुत बकवास है, पूरा रटना पड़ता है. रटा था क्या तुम लोगों ने मॉड्यूल के एमसीक्यू? पूरा रटना पड़ता है. क्या करे, ये मैथ्स में थ्योरी टाइप मुझे पसंद ही नहीं आता वैसे पहले से ही. मैथ्स में थ्योरी कौन देता है? बस आईसीआई देते हैं. वही ना यार, इस बार तो बहुत थे ना. क्या हुआ क्या हुआ? तुक्का मारने में मजा आता. नेगेटिव होता, नेगेटिव संतोष. टेंशन नहीं लेने के चक्कर में मार्क्स जाएंगे तेरे. चलो, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जितना थोड़ा बहुत लॉजिकल है उतना मैंने नोट्स में दिया है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इलॉजिकल है. मॉड्यूल में देखोगे तो वो रटने ही पड़ते हैं, और रटोगे तो 20 मार्क्स तो भी एटलीस्ट थ्योरी के रहते हैं क्वेश्चन पेपर में. इनके टाइम ज्यादा था, 25 या कुछ तो 30 क्वेश्चंस थे, बट वैसे 20 मार्क्स तो फिक्स हो जाते हैं. ठीक है, सॉल्विंग करना नहीं पड़ता है उसमें. विद इन 10 सेकेंड्स तुम्हारे आंसर, तुमने अगर रटा होगा वो आंसर तो विद इन 20 सेकेंड्स वो आंसर मार्क कर सकते हैं अपन. तो स्टैटिस्टिक्स का हर एक सेट ए अपन को क्लियर करना है. और इस चैप्टर में से वैसे 1-2 क्वेश्चन से आते. तुम्हारे इसमें कितने आए थे इस चैप्टर में से? 4-5 आए थे. ओके, तो पता नहीं ऐसे कुछ भी कर सकती है. आई कैन गारंटी. पहले सीपीटी के टाइम पेपर वो फॉलो करते थे काफी चीजें, ऐसा मुझे लगता है. मतलब इस चैप्टर में से 1-2 से ऊपर तो क्वेश्चन शायद ही पूछते थे, वो भी आता है नहीं, बट वो उस, हाँ वो भी है. अभी अभी बहुत बहुत पेपर सेट करने पड़े, और वो भी चेकिंग भी है उनका, मतलब प्रॉपर उनका लोड बढ़ रहा है इसलिए कुछ भी कर रहे. स्टैटिस्टिक्स द वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक. दोनों में डिफरेंस है. इस पे भी पूछते हैं क्वेश्चन. इस पे भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी बकवास. मतलब इस पे क्या क्वेश्चन पूछने का. फिर संतोष तू कुछ कर सकता है आगे जाके. एमपीएससी वाले तेरे बहुत पहचान के हैं. एमपीएससी यूपीएससी वाले, उनको बोल देना थोड़ा तो चेंज लाओ कंट्री में, है ना. बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं बच्चों को. चलो ठीक है. इस बार और कोई पेपर का भी ऐसा झोल हुआ था क्या? बाकी कोई पेपर का नहीं. जेई नीट के ना. अरे क्या पेपर इस बार थोड़े क्या. हाँ कसं पण काय म्हणतात त्याला, हे जे आहे ना सिलेबसच्या बाहेरचं तरी नाही विचारत ऍटलीस्ट. नाही असं काही नसायचं. नीट को थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि बायोलॉजी रहता है उसमें ना, तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन पैटर्न तो वैसे भी फिक्स नहीं रहता उनका. कैसे भी पूछते, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी फिक्स नहीं रहता उनका. नहीं इसका बोल रहे मैं, जेई का. वही नीट का पहले रहता था, लेकिन जेई और एडवांस का उनके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी फिक्स नहीं रहते, कितने मार्क्स का पेपर आएगा वो. तो वो तो अलग ही चीज है उसमें तो. अरे वो मेरे को आने दे, रुक. वो मेरे को आने दे. साइंस साइड का है ना वो. नहीं यार ऐसा नहीं. हाँ उसको जम नहीं रहता इसलिए आया हो. सब एग्जाम देके बैठा है बंदा तब भी. आ गया. और इधर भी नहीं कर रहे, देख अच्छे से.
इधर भी शादी अटेंड कर रहा है। आया था क्या? अच्छा सैटरडे को आए थे क्या? हाँ हाँ हाँ। तब तुम लोगों ने क्या किया थे फिर सैटरडे को? इधर ही आए थे क्या 7 बजे? उसमें आया था दरवाजे बंद थी थे, हम देख अच्छा ऐसा हुआ क्या? ओके। फिटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सम्स नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं इंसर्ट किया। इनफैक्ट वो उसका भी नहीं था 50 कॉइन्स वाला, वो भी क्वेश्चन नहीं है मॉड्यूल में कहीं पे भी। ओके, so in singular sense method for collecting, analyzing and presenting data, and plural sense collection of quantitative and qualitative data. What do you mean by quantitative and what do you mean by qualitative data? सही है पर एग्जांपल दे सकते हो? अरे अपने कोरिलेशन रिग्रेशन में देखा था अपन ने, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ना, क्या हो गया वो? क्वालिटी हो गया है ना। लेकिन अगर मैंने बोला मार्क्स तो वो क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। और तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में ये डिफरेंस होता है। तो कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एंड सिंगुलर सेंस में मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग डेटा। मतलब सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे वो लोग क्वालिटी है या क्वांटिटी है, बस दे आर जस्ट स्टेटिंग द मेथड कि क्या होता है एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स में। और प्लूरल सेंस में दे आर स्पेसिफाइंग द डेटा। उन्होंने सिंगुलर सेंस में सिर्फ मेथड बताया कि स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, कलेक्ट करो, एनालाइज करो एंड आगे बढ़ो, ऐसा। फिर से लूज है केवल एक्चुअली। हाँ क्या हुआ? वो भी बोल रहे छोड़ दो क्या? क्या बोला तो अभी? Okay. So in definition of statistics used in singular sense, collection and scrutiny of data. Scrutiny पता है सबको, है ना? क्या होता है? Go through करते हैं एक बार, collect करके सही किया है क्या, गलत किया है क्या, data collection. Classification and organization. Classification मतलब पुणे का डेटा कौन सा है, मुंबई का डेटा कौन सा है ना? फिर आगे जाके नागपुर का डेटा कौन सा है, तो एक क्लासिफिकेशन, दैट क्लासिफिकेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, सिटीज वाइज, सिटी वाइज होगा, मे बी अभी अभी जेई का रिजल्ट, नीट का रिजल्ट है ना, पुणे का, नागपुर का। तो ये जो है डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अभी आगे देखेंगे अपन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में वो हिस्टोग्राम वगैरह देखा होगा, है ना। फिर वो तुम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनिक रहता है वो देखा होगा, है ना। पाई चार्ट देखा होगा, सब याद है। 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से किया है उसने। सो ये क्या है? प्रेजेंटेशन। कितने परसेंट थे संतोष तुझे? क्यों रे? अरे अच्छा है तू पढ़े हुए, कितना 90 प्लस तो। अच्छा सिर्फ मैथ्स पढ़ता था? तब भी मैथ्स पढ़ता था? अच्छा तेरा मस्त है बाबा, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर तब। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, टैबुलर फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर ग्राफ के फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द डेटा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे कि हाँ पुणे, नागपुर और ये सब, किसका किसका रिजल्ट सबसे ज्यादा आया, कहाँ पे स्टूडेंट्स, कहाँ पे ज्यादा क्या बोलते हैं लिटरेसी कम है, उस एरिया का रीजन, उस रीजन का जो ये अपना रिजल्ट है वो में भी कम आया, ऐसा ये सब क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, तो अभी यही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। Application of statistics in economics. Statistical data of consumption enables us to find out the ways in which people in different regions spend their incomes. Statistical data of production helps to describe the total productivity of country. अब ये application क्या क्या business management में क्या है, economics में क्या है, commerce and industry. बिजनेस बढ़ाने के लिए पीछे पिछले वाला स्टैटिस्टिक्स देखना जरूरी है। प्रॉफिट कम हुआ क्यों हुआ, लॉस ज्यादा हुआ क्यों हुआ, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, पहले मैन पावर कितना था अब कितना करना चाहिए। तो ये सब जो डिसीजंस है बिजनेस में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में, वो कहाँ से लिए जाते हैं? स्टैटिस्टिक्स से लिए जाते हैं, है ना। पिछले वाले सालों में क्या क्या हुआ था। अभी कोचिंग क्लास है, कौन से अगर कोई क्लास के रिजल्ट कम होते जा रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? उधर तो एडमिशन नहीं लेंगे, है ना। है ना संतोष? सही है ना? क्यों?
क्यों सही नहीं है? बता तो सही, तेरे दिमाग में कुछ और प्लान, बिजनेस प्लान है? जनरली अब लोग तो ऐसे ही करते हैं, अगर रिजल्ट्स कम होते जाते तो उधर एडमिशन नहीं लेते। वो भी है, सही है। तो वो सब लूप होल्स है अभी, है ना, सिस्टम के। चलो, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऐसे हुआ है कि किसी के साथ? मेरे साथ हुआ है ऐसा। वो जब 10th स्टैंडर्ड में थी ना। हाँ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे सुननी है स्टोरी। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मैं कैसा बोल रही हूँ, चार्टर कोचिंग क्लासेस पता होगा सभी को। तो क्या हुआ था ना, 10th में थी ना मैं, तब मुझे फोन आया था, और मैंने 10th में कहीं पे ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया था, और मुझे बोल रहे थे कि मैं हम हाँ 50% पूरा ऑफ बोल रहे थे वो उस टाइम पे। आपके क्लास का नाम दे दो, मतलब आप हमारे क्लास में के नाम दे दो, और पूरा पैसा मत भरो 11th-12th का, ऐसे बोले थे। मतलब अराउंड 1 लाख था उनका तब कुछ, तो 11th-12th का मिला के 1 लाख या 1.5 लाख, तो मत भरो, ऐसे था वो सिचुएशन। तो मतलब ऐसे होता है। तो मैं नहीं हूँ चाटे की स्टूडेंट, ठीक है? संतोष। कोटा एलन। अच्छा, ऐसा भी था क्या? ओ, टीचर्स पढ़ाते नहीं थे ऐसे, नाम नहीं रख सकते वैसे। फिर वो उन्होंने बोले थे राजस्थान में कोटा जाए बोलते, फिर वो बोलते फिर बाद में फिर उन पे केस हुआ होगा। बंद। Limitations of statistics. Statistics deals with aggregates, no significance to individual. Statistics is concerned to quantitative data, and qualitative data such as goodwill, integrity, honesty is not directly susceptible to statistics. सही है ना यार? इतनी इतनी honesty मेजर कर सकते हैं, 40 honesty, 30 honesty नहीं ना, 30 marks 40 marks हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता। honesty को मान ये नहीं दिया जा सकता, रैंकिंग दी जा सकती है, हाँ ये ज्यादा honest है ना, बट ऐसे नहीं होगा। Statistical conclusions are based upon random sampling. If rules are not strictly followed, conclusions may be wrong. Random sampling मतलब क्या है? Sampling क्या होता है? हाँ, मतलब कोई तो भी पूरा ग्रुप है, उसमें से अपन को कुछ प्लेसेस को सिलेक्ट करें। जैसे कि मान के चलो मुझे लिटरेसी देखना है कितना है पुणे का, तो मैं क्या करूंगी, मैं पर्टिकुलर एरियाज में जाऊंगी और उधर बस कितने लिटरेट लोग है, सपोज ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाया हमने कि तुम इतने इतने घरों में जाओ और यहाँ पे कितने लिटरेट लोग है, यहाँ पे कितने लिटरेट लोग है वो देखो। अगर पूरा झोपड़पट्टी का एरिया में गए अपन, तो उधर तो कमी मिलने वाला है ना, तो उसकी बेसिस पे अपन पुणे का नहीं बोल सकते। तो डिपेंड करता है कि तुम सैम्पलिंग किस एरिया में कर रहे हो, डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, तब जाके बात बनती है। तुम पूरा का पूरा अगर वैसा ही एरिया लोगे तो ऑब्वियसली पुणे की लिटरेसी कितनी डाउन होगी, है ना। तो थोड़ा इतना, थोड़ा यहाँ का, थोड़ा सिटी का, तो ये कुछ परसेंटेज अलॉट किया हुआ रहता है, इतना इतना वेटेज, उस बेसिस पे फिर सैम्पलिंग होगा। तो वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो फिर पूरा फ्लॉप। डेटा, डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में दो चीजें होती है, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। बोलो, डिस्क्रीट मतलब काउंटेबल, कंटीन्यूअस मतलब मेजरेबल। जो मेजर होता है वो कंटीन्यूअस में आता है, जो काउंट होता है वो डिस्क्रीट में आता है। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? काउंट होता है क्या, ये मेजर होता है? मेजर होता है, तो वो किस में आएगा? कंटीन्यूअस में आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट होते हैं, मेजर होते हैं? काउंट होते हैं, तो किस में आएंगे? डिस्क्रीट। 1.5 स्टूडेंट नहीं होता कभी, है ना, तो वो कहाँ पे आएगा? डिस्क्रीट में आएगा। सो समझ में आया? ओके। तो ये क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन, ये डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें भी है अपना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। इसीलिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पहले पढ़ाया ना तो कुछ नहीं समझते, एंड में पढ़ाते हैं तो सब पता रहता है ऑलरेडी क्या रहता है स्टैटिस्टिक्स में। तो वो सही रहता है। चलो, स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ डेटा। तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तुम किसी स्कूल में गए, प्रिंसिपल से डेटा उठाया पूरे स्टूडेंट्स का, कितने कितने मार्क्स आए, प्रिंसिपल ने पहले देख दिया था ना किसी को तो डेटा कलेक्ट करने के लिए, तुमने सीधा प्रिंसिपल से उठाया, या फिर तुम हर एक क्लास में गए स्टूडेंट को पूछा? ऐसा नहीं किया मैंने क्या किया, सीधा प्रिंसिपल के पास गए और डेटा कलेक्ट किया। अगर तुम हर एक क्लास में जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो हर एक स्टूडेंट से पूछ के, तो वो हो गया प्राइमरी डेटा, और तुमने सीधा प्रिंसिपल से डेटा लिया, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ओके, समझ में आया ना पक्का?
Presentation of data in textual and tabular form. Frequency distribution and cumulative frequency. जैसे अपन अभी करते थे ना सेंट्रल टेंडेंसी एंड कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या था, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या था, x values, f values. That is the representation of data, है ना. तो वहां पे क्या, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि x एंड f 30 मार्क्स आए, 30 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 मार्क्स आए, 40 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या है ये, x and f. So it is called as what, frequency distribution. Graphical presentation of data, अभी भी बता, ये लिस्टोग्राम नहीं है, हिस्टोग्राम है, ठीक है, हिस्टोग्राम करो उसको, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी चार्ट, ठीक है. क्या हुआ, लिस्टोग्राम ना. फिर संतोष पूछता क्या होता है मैडम उसमें, नहीं पता मुझे. Collection of data, primary data collected at the first time, secondary data which was already collected and is used by other. So ठीक है ना. अब डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, इंटरव्यू मेथड, मेल क्वेश्चनर मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनर्स फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स. अब ये अलग अलग है, ठीक है. इंटरव्यू मेथड में तुम खुद गेस कर सकते हो क्या होगा डेटा कलेक्शन में, इंटरव्यू होगा फेस टू फेस. मेल क्वेश्चनियर में क्या होगा, मेल्स जाएंगे क्वेश्चन थ्रू, मेल थ्रू क्वेश्चन जाएंगे. ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होगा, ऑब्जर्व करेंगे. तो ऐसा थोड़ा फालतू चैप्टर है ये. ठीक है, तो जितना फालतू लगता है ना, पर उतनी घटिया उसके एमसीक्यूज है. मतलब इतना कुछ सेंस ही नहीं बनता है कुछ भी, सीधा रटो. जो तुम्हारा अपडेटेड मॉड्यूल है ना, पुराने वाले मॉड्यूल से मत लो थोड़ा सा आंसर्स, वैसे तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट कोई कुछ करेक्शंस मुझे दिखे है उसमें. तो अपडेटेड जो मॉड्यूल है उसी से ले लो आंसर्स, इनके पास पुराना वाला है. तुम्हारे पास अपडेटेड है ना, तेरे पास मॉड्यूल ही नहीं है, तो क्यों, मतलब अभी मैं बैच के लिए तेरे, तब भी तेरे पास पुराना वाला मॉड्यूल. अरे तेरा कहानी अलग है बाबा. क्यों ऐसा क्यों किया था तूने, अच्छा इस वजह से. तब तो मैचेस भी नहीं रहेंगे तेरे, ये जो करता है रेसलिंग वो भी नहीं रहेगा तेरा तब तो. फिर भी पढ़ाई नहीं किया था, अच्छा वो जीता क्या फिर, क्या बात है. इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोन इंटरव्यू. तो यस, इसका अरे 12:30 आ गए मेरा घड़ी लैपटॉप का. बाकी सबका पीछे तो नहीं होगा ना. तो पर्सनल इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है. इनडायरेक्ट इंटरव्यू मतलब किसी ने इंटरव्यू लिया और फिर जो मेन पर्सन था उसने उसको एनालाइज किया. टेलीफोन इंटरव्यू, डायरेक्टली फोन घुमाओ बात करो, ठीक है. तो इंटरव्यू मेथड्स, among interview methods, quick and non-responsive has wide coverage, but it is less consistent since less accurate as compared to others. Okay, because वो person to person vary होता है ना इंटरव्यू मेथड, तो मे बी एक्यूरेसी उतना नहीं आएगा. ओके, पर्सन, इंटरव्यू लेने वाले पर्सन पे भी डिपेंड करेगा. So that is why accuracy is not there. Mailed questionnaire method, wide area can be covered, but amount of non-responses is maximum. कोई सीरियसली नहीं लेता ना, मेल दिखा स्वाइप करते है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो मे बी रिस्पॉन्सेस वहां पे कम आ सकते हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड, टाइम कंज्यूमिंग, लेबोरियस, एंड सिंस इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कम एरिया उसमें कवर होता है ना. टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण एरिया कवर्ड इज वेरी लेस. अंडरस्टूड, ठीक है. मेथड्स एंड सोर्सेस टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा. पहला अपन ने क्या देखा था, कलेक्शन ऑफ डेटा. पहला स्टेप क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा था ना. पहला स्टेप कलेक्शन ऑफ डेटा था. कलेक्शन कैसे कैसे हो सकता है देखा. अब कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा तो हो गया, सेकेंडरी डेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू न्यूज़पेपर, रिसर्च पेपर्स, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, एनसीईआरटी, WHO, वेबसाइट से वगैरह, है ना.
तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मतलब उन्होंने काम करके रखा है, हम सिर्फ पढ़ रहे, उठा रहे हो उसको उधर से। Scrutiny of data, it means checking the data for accuracy and consistency. Data is checked for internal consistency by using density is equal to area upon population. तो ये फॉर्मूला रटो, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस पे। ओके, डेटा चेक्ड फॉर इंटरनल एरिया अपॉन पॉपुलेशन। जैसे कि अगर मुझे लिटरेसी देखनी है तो आई विल काउंट द नंबर ऑफ लिटरेट्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, है ना। टोटल पॉपुलेशन कितना है उसके कंपैरिजन में लिटरेट्स कितने हैं। तो जैसे कि पुणे है मान के चलो, तो पुणे में इतना पॉपुलेशन है लेकिन उसमें लिटरेट्स इतने हैं, है ना। मान के चलो 100 लोगों का क्राउड है, 100 लोगों में लिटरेट्स है 30, तो क्या होगा 30/100। तो टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में लिटरेट्स कितने हैं, दैट इज द लिटरेसी। कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज अरेंजिंग द डेटा डिपेंडिंग ऑन सिमिलैरिटीज इनटू वेरियस क्लासेस और ग्रुप्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, बेसिक क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होते रहे, हाँ मतलब अपन को एक्सेस करना है कोई चीज इजीली, है ना। जैसे कि मान के चलो सारे जगह पे मैथ्स के बुक्स रखे, सारे जगह पे अकाउंट्स के बुक्स रखे, तो मैथ्स का बुक्स मुझे जल्दी मिल जाएगा ना, सारे मिक्स है तो ढूंढना पड़ेगा अपन को, है ना। तो अगर प्रॉपरली अलाइनमेंट करके रखते हो तो संतोष अच्छे से उठा सकते हो बुक्स, है ना। तेरा कबर्ड तो ऐसे ही होगा पूरा सब मिक्स, सही है ना, सही है ना। कबर्ड ओपन करने के बाद सारे बुक्स तो नहीं आते ना, ऐसे था। मेरी एक हॉस्टल फ्रेंड थी हॉस्टलाइट, उसका कबर्ड ओपन करने के बाद सब कुछ इतना शैबी था। हाँ वही। तो टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम क्या है बस अब तो, हाँ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अकाउंट्स के बुक ज्यादा है या मैथ्स के ज्यादा है, कंपैरिजन क्लासिफाई किया ना, इस वजह से समझ में आया अकाउंट्स के ज्यादा रहेंगे बुक्स पक्का। इको के और ज्यादा रहेंगे ना, इको के कम है, इको के कम है। क्या हुआ इको के, क्यों रे, फिर अकाउंट्स के बाद मैथ्स का नंबर आता क्या, लॉ का, तो लॉ के बहुत रहेंगे, हर एक इसका अलग अलग रहेगा, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह ऐसे कुछ रहता है ना उसमें, पढ़ना पड़ता है। टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स, टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स, क्लासिफाई करने के बाद पता चलता है ना मुझे ये मैथ्स का बुक तो काम का ही नहीं था, फेंक देना चाहिए था, है ना। तो ये चीज है। टू फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, किसका पढ़ाई ज्यादा करना है मुझे, लॉ का ज्यादा करना है, बुक्स ज्यादा है ना। तो ये क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। तो ये सब सिचुएशन है। क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स बताए मैंने और कुछ नहीं। हाँ फिर से गया, गई उसकी चैप्टर देख के वो बोर हो गया। डेटा क्लासिफिकेशन, नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है। तो नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डेटा मतलब देखो, मैंने नीचे एक वो क्रोनोलॉजिकल टेम्पोरल टाइम सीरीज डेटा जो है ना, वो थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है, मैंने नीचे दिया है देखो। नंबर ऑफ मूवीज डायरेक्टेड बाय करण जौहर इन लास्ट 20 years, नंबर ऑफ नेशंस विजिटेड बाय नरेंद्र मोदी फ्रॉम 2014 to 2019। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है उसमें, बट देयर इज अ डेटा। ऐसा कुछ है क्या, जैसे जैसे अपन पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 20 मार्क इतने इतने स्टूडेंट को मिले, 35 मार्क्स इतने इतने स्टूडेंट को मिले, ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स आई एम गेटिंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ। 20 मार्क लाने वाले इतने स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क लाने वाले इतने स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, देयर इज अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर। लास्ट 20 years में उसने कितनी मूवीज डायरेक्ट की है ना। 2014 एंड 2019 में नरेंद्र मोदी ने कितने कितने स्टेट्स वो उन्होंने घूम लिया। ओके, तो वो जो है वो अपन नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा में लगता है, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल एंड स्पेशल सीरीज डेटा अरेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द रीजन। ओके, नंबर ऑफ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स पास्ड इन 2018 इन डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट वाइज आएगा उसका क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये जो है
नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा हो गया। टाइम सीरीज डेटा जो है वो नॉन फ्रीक्वेंसी में आता है, वो इस वजह से क्योंकि देखो 2014 2019 कितने कितने स्टेट्स घूमे, 2019 टू 5 ना 2024 कितने कितने स्टेट्स घूमे। तो ये क्या है, टाइम सीरीज का डेटा है, टाइम के साथ डेटा बना रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी नहीं बना रहे। समझ में आ रही बात, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। चलो एक बार बता दीजिए, जैसे कि देखो 2010 से लेके 2011 मान के चलो 5, 2011 से लेके 2012 मान के चलो 6, 2012 टू 2013 मान के चलो 10। ये टाइम सीरीज डेटा है। और जब मैं बोलूंगी मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स वाले 15 स्टूडेंट्स है, 30 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स है, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डेटा। यहाँ पे मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये क्या है, टाइम सीरीज डेटा विच इज नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। ओके, ये डिफरेंस है। तो so presentation of data can be textual, tabular and diagrammatic. Textual मतलब पैराग्राफ, टैबुलर मतलब इन टर्म्स ऑफ टेबल, नीचे दिया हुआ है देखो टेबल है ना, दिस इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। उससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं यार, स्टब क्या होता है, बकवास कुछ भी, मतलब क्या चल क्या रहा है। तो ऐसे फुट नोट क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ फुट नोट नीचे दिया हुआ है ना, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। थोड़ा अच्छे से करो उसको सॉल्व, ठीक है, सॉल्व तो करना नहीं, रटना ही है। टैबुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम्स कौन से आ सकते, देखा था ऊपर अपन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट बड़ा याद है पाई चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सब जो है वो डायग्रामेटिक में आएंगे। सो टेक्सचुअल प्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ्स, ऑब्वियसली इट इज डल एंड मोनोटोनस, है ना। जैसे कि ये जो डायग्राम है, ये अगर मैं वर्ड्स में लिखती तो पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन टेबल में है तो एक्सेस इजी गया ना उसका। तो इसलिए we try to avoid paragraph because it is dull, monotonous, comparison is not possible. Tabular form is systematic way of representation. After collection and classification, data is arranged in tabular form. देखो ऐसे। संतोष नोटबुक बंद कर दी धीरे धीरे। So this is tabular form, ठीक है। तो क्या क्या कंटेंट होते हैं टेबल में, टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शन, स्टब्स, बॉडी पार्ट। तो ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा तुम लोगों को, थोड़ा सा नहीं है बहुत है, उसका एडिशनल भी है ना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी है इसका, वो भी रटना पड़ेगा। मतलब कुछ लॉजिक नहीं है यार इसमें, नहीं ये 20 का नहीं है ये। मार्क्स तू किसके पूछ रहे, वो किसके बता रहे, पहले बात ये बता इस चैप्टर पे। हाँ अराउंड उतना पकड़ सकते हो, 5 मतलब 5 मिनिमम 5 तो कैसे भी आएंगे ऐसे। ये मैंने वो दिया था, वो है कि किसी के पास लिखा हुआ, परसेंटेज वाइज वेटेज दिया था। आयुष तेरे पास है क्या परसेंटेज वाइज वेटेज? तुम लोग को भी दिया था वो, हमेशा कहीं पे जाता है। मैंने लास्ट तुम्हारे बैच में भी वो इससे लिया था, आर्या से लिया था। मुझे सेंड करना यार एक बार, वो फाइल सेंड कर मुझे एक बार, मुझे नए बैच के लिए दिखाना ना वो वेटेज। तुम्हें बताया नहीं था मैंने, अब उसको पता है मतलब बताया था, तू लेट ज्वाइन हुआ, तू लेट ज्वाइन हुआ। हाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑब्वियसली मोस्ट अट्रैक्टिव है ना, तो बट लेस एक्यूरेट, ठीक है। सो लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, ठीक है, लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम। अब मैंने ना पूरा उसमें प्रोसेस दिया हुआ है कि क्या करना है। इट इज वन डायमेंशनल, व्हाई इज इट वन डायमेंशनल? देखो 2 डायमेंशनल का एग्जांपल दिया है,
टू डायमेंशन का एग्जांपल नहीं दिया क्या मैंने? टू डायमेंशन मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी अपन ने इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन में बाइवेरिएट डेटा देखा था। देखो बाइवेरिएट डेटा में मैंने वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चीजें बताई थी। तो उसको अगर तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो वो टू डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्स एंड वाई दोनों रहते हैं। एक्स का भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, वाई का भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, सो दैट इज टू डायमेंशनल। यहाँ पे क्या है, अकेला एक्स है और यहाँ पे वाई है। जो भी एक्स के वैल्यूज होंगे वो वाई को करस्पॉन्ड करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो ये वन डायमेंशनल हो गया। सो लाइन चार्ट इज व्हाट, वन डायमेंशनल एंड प्रेफर्ड फॉर व्हाट, टाइम सीरीज। ऑब्वियसली अगर यूनिट सेम है तो मान के चलो मैंने यहाँ पे जैसे कि ये प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट कंपनी एंड प्रोडक्शन ऑफ सेकंड कंपनी ऐसे बनाया हुआ है ना, तो अगर यूनिट सेम है तो तुम यहाँ पे मल्टीपल लाइन डायग्राम्स भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल लाइन डायग्राम भी बनाए जा सकते हैं। बार डायग्राम, बार डायग्राम कैसे दिखता है पता है? पता होगा ना? संतोष कैसे होता है बोलो? बार से ये बार डायग्राम हो गया। हिस्टोग्राम कैसे होता है फिर? जॉइंट रहता वो ऐसे, हाँ ऐसे रहता, गैप नहीं रहता बीच में, ऐसे जॉइंट रहता वो हिस्टोग्राम। और बस, और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल रहता और कुछ नहीं रहता उसमें, ये ऐसे हो जाता है। ओके, तो horizontal bar diagram is used for qualitative data, vertical bar diagrams are used for quantitative data। तो ये रटो यार थोड़ा सा। अभी तुम लोग बोलोगे क्वालिटेटिव डेटा कैसे प्लॉट करेंगे? रैंक्स लेके, ठीक है, जैसे अपन ने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में किया था ना, तो वैसे रैंक्स लेके उसको प्लॉट किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन टू, क्लासिफिकेशन वन एंड क्लासिफिकेशन टू, इसका मीनिंग ये है कि बार डायग्राम जो है ना वो दो तरीके से क्लासिफाई होती है, एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम एंड वर्टिकल बार डायग्राम, एंड दूसरा ये है कि इट इज ग्रुप्ड बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। चलो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में बताती हूँ। बार डायग्राम के दो क्लासिफिकेशंस है, दो तरीके के क्लासिफिकेशंस है। पहला जो है यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम एंड वर्टिकल बार डायग्राम, और यहाँ पे जो दो आते हैं दैट इज ग्रुप्ड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम। ऐसे, ठीक है, मतलब दो तरीके से क्लासिफाई हुआ है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में एंड ग्रुप्ड एंड परसेंटेज में। तो यस, मल्टीपल एंड ग्रुप्ड बार डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग रिलेटेड टाइम सीरीज। मतलब जैसे कि मुझे प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन, ओके 2010 से लेके अभी तक के देखने हैं, 2010 से लेके अभी तक के प्रॉफिट का ग्राफ बनेगा और इसका ग्राफ बनेगा, प्रोडक्शन का ग्राफ बनेगा। तो एट अ टाइम दो चीजें कंपेयर हो गई ना सेम टाइम ड्यूरेशन पे, तो ये हो गया ग्रुप बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम बेसिकली कैसे होता है पता है क्या? ऐसे होता है, देखो ये अपना ग्राफ बन गया, इसी में दो सेक्शंस बनाते हैं वो। मतलब सपोज ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो बचा हुआ क्या होगा, परसेंटेज ऑफ लॉस। अगर ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ लॉस। ऐसे जनरली इनका लेंथ सेम होता है, क्योंकि क्या रहता है ना यहाँ पे लेंथ इसलिए सेम बनाते हैं क्योंकि सबका जो ये है 100 ही रहेगा ना, परसेंटेज मतलब टोटल तो 100 देगा, वो टोटल 100 देगा, इसलिए इनका हाइट जो है वो सेम होता है जनरली। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट संतोष, डोंट वरी अभी छोड़ने वाली हूँ मैं। पाई डायग्राम, पाई डायग्राम में क्या है, सेक्शंस बनाए हुए हैं, है ना, ये तो यहाँ पे 4 है, मल्टीपल सेक्शंस कैन बी फॉर्म, और टोटल एंगल जो है वो कितना होता है 360। ओके, जैसे कि मान के चलो अपने पास है लेट्स से काय झालं,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मान के चलो 15 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स एंड 35 स्टूडेंट्स, कितने हो गए टोटल? 55 एंड 70 ना, 30। अब मुझे इनको पाई चार्ट में प्लॉट करना है। 35 है ये, 35, ये जो है वो 35। ओके, अब मुझे इसको एंगल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एंगल, एंगल, सेंट्रल एंगल। टोटल कितने स्टूडेंट्स है? दिस इज 50 एंड 50, 100 है ना, 100 स्टूडेंट्स है टोटल। 15, 50, 100 ना। अब 15 स्टूडेंट्स को मुझे प्लॉट करना है पाई चार्ट में। तो कैसे प्लॉट करोगे? 15/100 इंटू 360। बचपन में सीखे ना ये चीज। 54 डिग्री एंगल प्लॉट करो। तो ऐसे सबके एंगल्स तुम्हें मिल जाएंगे। सबके एंगल्स प्लॉट करने के बाद तुम्हें पाई चार्ट मिल जाएगा। ठीक है संतोष? फिर रुकने का अभी? हाँ, कल का देखते हैं। अभी सर बोले ना कुछ, तो सर को ही पूछो अभी क्या सीन है। क्या?